हाँ बेटा, बच्चे टाइम से क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? क्या हो रहा है? योगेश भी नहीं आ रहा क्लास के अंदर, साहिल भी नहीं है, क्यों भाई? क्लास नहीं लेनी क्या इनको? हाँ बेटा, साक्षी सुनाई दे रहा है? नंबर ऑफ एटम्स बेटा पर यूनिट सेल, अगर सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बताइए जरा। अगर सिंपल क्यूबिक है तो कितने एटम्स होंगे एक यूनिट सेल के अंदर? बताओ बेटा, रिप्लाई करें। और बेटा कैमरा भी वन ऑन कर लो। एटम कितने होंगे? वन। सिंपल के अंदर हाँ एटम ठीक है, सिंपल क्यूबिक के अंदर बेटा वन होंगे। और अगर बॉडी सेंटर्ड रहेगा तो, अगर बॉडी सेंटर्ड होगा तो कितने? अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा बेटा तो उसके अंदर कितने होते हैं? टू नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक तो कॉर्नर में हो गया और एक बॉडी के सेंटर पर। इसी तरीके से अगर फेस सेंटर्ड होगा बेटा तो कितने होंगे? फेस सेंटर्ड में हर एक फेस के सेंटर पर आधा आधा 1/2 इंटू 8, 1/2 सॉरी 1/2 इंटू 6 फेसेस बेटा होते हैं। तो उसके हिसाब से 3 तो हो गए अंदर, और कॉर्नर्स पर बेटा कितने हो गए? एक एटम। 1/8 इंटू 8 इजिकल टू 1। तो इस तरीके से बेटा टोटल कितने हो जाएंगे उसके अंदर? 4। ठीक है, एटम्स। ये लास्ट क्लास में पढ़े थे। चलो, उसके बाद बेटा एक रिलेशन बीच में आपको रह गया, ये कराता हूं मैं आपको। व्हाट इज दिस रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस, relation between the distance relation between the distance with nearest neighboring atom. नियरेस्ट वाला जो एटम होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और बेटा रेडियस ऑफ एटम, अगर एटम का रेडियस हो, अगर एटम का रेडियस हो उसको आर मानोगे, यहाँ पर यूज करेंगे आर। और बेटा एक चीज और है यहाँ पर, एज लेंथ, एज ऑफ यूनिट सेल, एज ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की एज, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। तो बेटा इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों के लिए हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे बेटा। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बेटा कैसा होता है देखने में? बताया था कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके अंदर? एक यूनिट सेल के अंदर एक एटम रहता है बस, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के अंदर कॉर्नर्स पर एटम होते हैं। तो देखो अगर कॉर्नर्स पर बेटा एटम है तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम? मान लो इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, ये रहा। अब इसमें देखो बेटा कॉर्नर्स पर एटम है। मान लो अगर मैं ये कॉर्नर को लूं, इस तरीके से बेटा दिखाई देगा आपको, दिख रहा है बच्चों? इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये देखना, क्योंकि ये बेटा एक ऐसा क्यूबिक सेल है जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर बेटा एटम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर पर एटम है, तो एक कॉर्नर पर ये बेटा, एक कॉर्नर पर ये। मैं सिर्फ दो की भी बात कर रहा हूं क्योंकि उसमें रिलेशन निकालेंगे। तो आप अगर ध्यान से बेटा देखोगे बच्चों, तो आपको ये डिस्टेंस देखनी है। ये क्या चीज कहलाएगी? ये और ये क्या है? ये देखो एटम का रेडियस होगा बेटा, ये एटम ही तो है, पार्टिकल्स है ये। तो ये क्या हो गया? आर की वैल्यू ये हो गई बेटा,
ये भी आर हो गया यहाँ से, यहाँ ये भी आर हो गया, है कि नहीं? तो बेटा ये आर और ये आर, और ये चीज क्या बनी? क्योंकि ये एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं बेटा, तो यूनिट सेल के अंदर ये डायमेंशन, दिस इज आल्सो नोन एज यूनिट सेल की क्या है बेटा? ये अदिति क्या है बेटा? ये यूनिट सेल की टोटल अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखोगे, इसको क्या बोलोगे? एज लेंथ है ना, ये एज ऑफ यूनिट सेल, जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। तो बेसिकली क्या रिलेशन आ गया? a इज इक्वल टू 2r। बेटा जैसे कि दिख ही रहा है आपको, क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो यूनिट सेल की एज है बेटा, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये जो a है, इसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगी? r प्लस r इज इक्वल टू 2r। ठीक है, बोलो बच्चों। तो यहां से बेटा आपके पास क्या रिलेशन आ गया? r इज इक्वल टू a अपॉन 2। ठीक है, यानी बेटा रेडियस ऑफ एटम यहां पर अगर आप देखोगे तो किसके बराबर होता है बेटा? एज लेंथ के हाफ के बराबर होता है। ठीक है, r इज इक्वल टू a बाय 2। इसी तरीके से बेटा एक और यहां पर वर्ड दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन विद नेबरिंग एटम। अगर दो एटम्स के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस देखोगे तो वो भी बेटा यही होगी, दो एटम्स के नियरेस्ट पोजीशन, मतलब दो एटम्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखो, इन दोनों एटम्स के बीच में अगर बेटा सेंटर से सेंटर डिस्टेंस देखोगे तब भी आपको d दिखाई देगी यहां पर, इसको d लिख दो। तो बेटा यहां पर r की वैल्यू हो जाएगी a/2 इज इक्वल टू b/2। ये रिलेशन होता है यहां पे। इसके लिए बेटा ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बच्चों समझ में आ रहा है? खुशी समझ में आया बेटा? सिंपल क्यूबिक के लिए बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपने? ये देखना है कि एज लेंथ जो है, क्योंकि बेटा एटम्स बॉडी के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक के अंदर, तो इसलिए बेटा इसके अंदर कितने जो एटम्स है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये देखो d हो गई उन दोनों के बीच, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई, और एटम का रेडियस बेटा r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a का मतलब एज लेंथ हो गया। तो बेसिकली r की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? a/2 या d/2। आया समझ में? आती थी इतना सिंपल क्यूबिक के लिए बेटा। दिस इज फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड बोलते हैं इसको बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर में बेटा देखेंगे, इसको सिंपल क्यूबिक हो गया। अब अगला देखो बॉडी सेंटर्ड में कैसे करेंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, BCC, इसको बेटा शॉर्ट में BCC भी लिखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए बेटा डायग्राम थोड़ा बनाता हूं मैं, थ्री डायमेंशन का थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। चलो इसमें एटम्स बनाते हैं। एटम देखो कैसे बनाएंगे। एक यहां पर है अपना, बुक बेटा एनसीईआरटी बुक अगर आप लोगों के पास ओपन है तो बेटा एक बार ओपन करके रखो, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको भी देखते रहना। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर अगर देखोगे बॉडी सेंटर का, देखो कैसे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आपको फिर से देखने पड़ेंगे, थ्री डायमेंशन में अगर देखेंगे इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर मिला दिया आपने। अब देखो बेटा यहाँ पर 3D में थोड़ा देखने में दिक्कत आएगी। इस साइड को देखो, ये वाला बेटा डायग्राम। तो अगर यहाँ पर देखोगे, एक बेटा बॉडी सेंटर का मतलब क्या है? एक तो बीच में हो गया बॉडी सेंटर का बेटा, मतलब एक बीच में है एटम, एक यहाँ पर कॉर्नर में है, और एक बेटा कहाँ पर है? इनका साइज बराबर रखना है आपको, साइज पर बराबर रखना है। ड्रॉ करने में थोड़ा सा बेटा ऐसे होगा, सबका साइज बराबर। बच्चों दिख रहा है आपको? बताओ जरा। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बीच में एक तो बॉडी के सेंटर में है, ठीक है, बॉडी के सेंटर में बेटा एक यूनिट वो है एटम,
और 2 बेटा कॉर्नर पर है, ठीक है। किसी भी एज में अगर आप देखोगे इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब बेटा यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एक बार बताइए, ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई और ये बताओ बेटा कितनी होगी डिस्टेंस, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपको बेटा, इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर बेसिकली, पहले देखेंगे तो यही एज लेंथ है बेटा, एज लेंथ भी यही है, इसी एज के किनारे हम मैंने ड्रॉ किया ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक की, इसको या आप रिप्रेजेंट करोगे ए से, एज लेंथ। और बेटा अगर रेडियस के टर्म्स में करना है अदिति तो कैसे करेंगे बताया जरा। ये देखो बीच में जो एटम है बेटा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक के पूरा डायमीटर आ गया इसका, तो ये तो बेटा पूरा डायमीटर कवर हो गया। यहां पे बेटा इसका रेडियस कवर हुआ और यहां पर भी रेडियस कवर हुआ, है कि नहीं? यस सर। यस सर। एक बार रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं है डायग्राम में? अगर हम इस तरीके से देखें, रुको बेटा ये लेकिन डायगोनल है, तो पहले एक एक करके देखते हैं। चलो एक पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ सही से। लिखते हैं यहाँ पर ए बी, अगर यहाँ देखेंगे बॉडी सेंटर में बेटा देखो कैसे डायग्राम ड्रॉ किया हमने। एक बार ये डायग्राम मैंने थोड़ा बनाया तो सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा अच्छे से बना प्रॉपर तरीके से। देखो बेटा इसके अंदर किस तरीके से हम लिखेंगे, दोबारा ड्रॉ करता हूँ थोड़ा इस तरीके से। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पर बेटा एक तो कॉर्नर में एटम्स है, ठीक है। पहले लाइन लिख देता हूँ, ये हम लेते हैं ए बी, इसको ए बी लिख रहे हैं, ये बेटा सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या है, एटम्स है, कॉर्नर में बेटा एटम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक बेटा वैल्यू कितनी होगी, इसको क्या बोलोगे, एज लेंथ है ये, ए बी इज इक्वल टू ए, एज लेंथ हो गई और ये भी हो गई, है कि नहीं बच्चों? देखो ध्यान से, अगर इस डायग्राम पर ध्यान देंगे तो बेटा आपको ये दिखता है कि एक सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर देखो, पहला रिलेशन आप इस ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। और इसके अंदर बेटा एज लेंथ जो है, यानी AB इक्वल टू A है और BC इक्वल टू A है, बोलो बेटा AB इक्वल टू A इस लेंथ के बराबर है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू A, है कि नहीं बच्चों? ठीक है, दिख रहा है आपको? AC बेटा डायगोनल होगा ना, तो डायगोनल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर देखेंगे तो इसको लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम अगर बेटा लगाते हैं तो हमें दिखता है कि AB AC का स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बोलो बच्चों, ठीक है। AC की वैल्यू बेटा किसके बराबर आ रही है, AC के स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना? बताओ कैसे लिख सकते हो, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर यहाँ पर AB और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, A प्लस A का स्क्वायर 2A स्क्वायर के बराबर, बताओ बेटा जरा। पहला बेटा रिलेशन हमारा ये तैयार हुआ, इसको फर्स्ट कर दो। देखो AC का स्क्वायर बेटा 2A के स्क्वायर के बराबर है, इतना बेटा समझ में आया आपको? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? ठीक है, अगर हम डायगोनल को बेटा A के टर्म में लिखें तो इस तरीके से
लेकिन अगर बेटा हम एटम्स वाइज देखेंगे तो क्या होगा, अब देखना यहां पर ड्रॉ करता हूं एटम्स, तो बेटा डायग्राम में देखो कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको बच्चों, दिख रहा है बेटा, इस तरीके से ड्रॉ करें मैंने, देखो अब ठीक है डायग्राम। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा तो एक तो बॉडी के ठीक सेंटर में, एक बॉडी के ठीक सेंटर में और दो कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं। तो अगर बेटा AC की वैल्यू अगर मैं देखूं, इस डायमीटर की वैल्यू देखूं रेडियस के टर्म में, तो बेटा कितनी हो जाएगी बताओ जरा देख के, यहां से यहां बेटा r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो, और ये कितना हो गया, ये भी r हो गया, बताओ बोलो बेटा, ठीक है। यहाँ पर बॉडी से इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। चलो AC का स्क्वायर 2A के स्क्वायर बराबर हो गया। अब दूसरा हम यूज करेंगे यहाँ पर, रिलेशन आ रहा है, AC की वैल्यू आ गई √2A, और यहाँ पर बेटा हमने किया ट्रायंगल ACD का यूज, ACD, ACD के अंदर देखोगे तो AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू, तो बेटा यहां से अगर रिलेशन निकालें तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो √2A हो गई, एक रिलेशन हमारे पास क्या है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। अब बेटा एक बार इसमें ट्रायंगल ACD देखना है अपने को, ACD ये वाला, ACD के अंदर अगर बेटा देखोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD के अंदर बेटा देखोगे AC का है ये वाला, ACD ये वाला ट्रायंगल देखोगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें बेटा क्या दिख रहा है आपको, AC का स्क्वायर इक्वल टू, AC का स्क्वायर बेटा किसके बराबर हो गया, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दिख रहा है बच्चों, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखें AC को बेटा अगर हम AD और CD के टर्म में लिख रहे हैं तो ऐसे होगा। अब AD की वैल्यू कितनी होगी बेटा, AD की वैल्यू कितनी होगी ये हम कैसे निकालेंगे, बेटा इसके लिए हम लोग नीचे वाली साइड लेंगे, AD में देखो आप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर बेटा देखोगे तो CD तो हो गया एज लेंथ, CD की वैल्यू तो ये सिग्मा A के बराबर है, ये ठीक है, CD की वैल्यू बेटा A के बराबर है, लेकिन AD की वैल्यू क्या होगी, अब यहां पर ये एटम्स है बेटा जो मैंने अभी ड्रॉ कर रहे थे, बेसिकली कहां पर है, इस तरीके से। तो अगर यहां आप देखोगे तो मैं लिखूंगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो यहां पर बेटा वैल्यू लिखते हैं हम, ठीक है, कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी, बड़ी वाली साइड देखो, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ACD होता है, ठीक है बेटा, हाईलाइट कर दिया मैंने। अब देखो आप AD बेटा डायगोनल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो AD का स्क्वायर बेटा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, अगर A के टर्म्स में लिखना है बेटा तो AC की वैल्यू तो हमें पता है √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2A स्क्वायर के बराबर आ गया। CD की वैल्यू बेटा कितनी होगी बच्चों, देखो CD की वैल्यू कितनी है, ये CD एज लेंथ के बराबर हो गया बेटा,
यहां से यार, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ AD का स्क्वायर बेटा किसके बराबर आ रहा है, यहां से अगर देखोगे AD स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, दिख रहा है बच्चों। तो AD की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, अगर a के टर्म में लिखे तो अंडर रूट 3a, पहले लिखता हूं AD स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर और AD की वैल्यू बेटा अंडर रूट 3a, दिख रहा है बेटा सबको, ये देखो AD इक्वल टू अंडर रूट 3a, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब AD बेटा बेसिकली है क्या, आप ये समझो AD का मतलब है क्या। AD बेटा एक तरीके से क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, नेबरिंग एटम के बीच में अगर डिस्टेंस देखोगे तो कितनी है, यहां से यहां तक बेटा, है कि नहीं। अगर दो एटम के बीच की दूरी देखोगे तो वो क्या है, AD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, एक ये एटम है, एक ये एटम है, नियरेस्ट एटम्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, AD है। AD का हाफ, सॉरी, अगर यहां से आपको यहां तक दूरी दिख रही है बेटा, तो देखो कितने एटम्स हैं, एक एटम ये है, एक ये वाला है ना, और एक ये वाला है। तो AD का बेटा अगर हाफ करें, देखना AD तो बेटा यहां से यहां तक तीन एटम्स के बीच की दूरी है, अब यहां से यहां तक की अगर बेटा हाफ कर दोगे, AD का हाफ कर दोगे तो इतनी दूरी हो जाएगी, है कि नहीं अदिति। तो ये देखो सेंटर से सेंटर बेटा डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी तो कहलाएगी D, दिस इज D, ये D की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बोर्ड पर जगह फिल हो गई, एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अगर बेटा D के टर्म्स में निकालेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे, तो AD के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी है, देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये लिखेंगे बेटा, इसमें से डायग्राम में से अगर देखोगे आप तो बेटा ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है पूरी यहां से यहां तक, तो यानी बेसिकली क्या हुआ बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग एटम के बीच की डिस्टेंस है बेटा, वो AD का हाफ हो गया, AD अपॉन 2, D इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, AD अपॉन 2, और AD की वैल्यू बेटा कितनी है, AD की वैल्यू हमने निकाली है अंडर रूट A अपॉन 2, दिख रहा है बच्चों। ये रिलेशन आया बेटा हमारे पास D की वैल्यू आई है, D इज इक्वल टू अंडर रूट A अंडर रूट 3 अपॉन 2A, ये वैल्यू बेटा आई, दिख रहा है बेटा सबको दिख रहा है अच्छे से। D मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, देखो दो एटम्स के बीच की बेटा डिस्टेंस है ये, दिस इज D, इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच में कोई भी दो एटम है, नेबरिंग एटम्स है, उनके बीच की बेटा डिस्टेंस जो है वो D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और D की वैल्यू बेटा क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की हाफ होगी, यानी AD/2, और AD की वैल्यू बेटा हमने पहले निकाली है डायगोनल से सॉल्व करके अंडर रूट 3A, उसको यहां पर पुट किया, तो D की वैल्यू बेटा A के टर्म में आ गई अंडर रूट 3/2 इनटू A। अब बेटा इसमें R की वैल्यू और आपको रिलेशन यूज कर रही है। अब R का मतलब क्या है बेटा, अगर इस डिस्टेंस को अगर आप देख रहे हो बेटा, तो AD की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, AD कितना है देखो, R + 2R + R, है कि नहीं। यहां से बेटा AD की डिस्टेंस देखो, ये रेडियस R, ये 2R बेटा, और ये R कितना हो गया, 4R के बराबर हो गया, बताओ जरा। तो D को बेटा अगर AD/2 लिखोगे, AD/2 तो कितना हो जाएगा, 4R/2, यानी कि 2R के बराबर हो गया, बोलो बेटा। अब तीनों के बीच में रिलेशन अगर तैयार करेंगे तो तीनों के बीच में क्या होगा, यानी R और A के बीच में, तो बेटा ये रिलेशन हो गया, ये जो बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं अभी, क्या R की वैल्यू एक टर्म में कितनी होगी बेटा, 2R की वैल्यू अंडर रूट 3/2 इनटू A है, तो ये जाएगा वहां पर, ये 2 हटा दो, यहां से वहां ले जाओ,
बेटा r की वैल्यू आई है √3/4 into a। देखो बच्चों ध्यान से, आया समझ में? ये रिलेशन ध्यान से देखिए कैसे हमने डिराइव किया इसको। पहले बेटा क्या किया, पहले हम डायगोनल के टर्म्स में AC की वैल्यू को निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद बेटा फिर क्या कर रहे हैं, AC की वैल्यू जब अपनी आ गई A के टर्म्स में, उसके बाद बेटा हमने कौन सा ट्रायंगल यूज किया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ACD, ठीक है। इस ट्रायंगल ACD के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, एक तो बेटा ये डायगोनल दिख रहे हैं, AD डायगोनल है ना, इसमें 3 एटम दिख रहे हैं आपको, एक बॉडी सेंटर्ड है क्योंकि ये बॉडी के सेंटर पे एक कॉर्नर है, एक इधर एक इधर। तो अगर AD की बेटा वैल्यू की बात करें, ठीक है, AD को अगर हम A के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, AC² + CD², AC + CD का स्क्वायर। तो AC की बेटा वैल्यू कितनी हो गई, AC भी एक तरह का क्या है, यहाँ AC की वैल्यू कितनी हुई थी 2A²। ये देखो ये हमने पहले निकाल ली। अगर आप ये वाले डायगोनल की बात करोगे ऊपर वाले की बेटा, तो यहाँ पर 2 एटम्स आपको दिख रहे हैं, A + A का स्क्वायर 2A² हो गया, ठीक है। AC² की वैल्यू बेटा कितनी आ गई थी 2A²। और CD जो है वो कॉर्नर पर एक यूनिट सेल की एज लेंथ है A, तो इसकी वैल्यू A हो गई, इसकी 2A² हो गई। तो ये कितने आ जाएगा बेटा 2A का स्क्वायर + A² = 3A²। और इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो AD की वैल्यू √3A आ रही है। फिर बेटा यहां से बेटा हमें रिलेशन निकालना था, हमने AD की वैल्यू को A के टर्म्स में निकाला, अब D की वैल्यू देखनी है और फिर R की वैल्यू देखनी है। D क्या है बेटा, दो एटम्स के बीच में, दो नेबरिंग एटम जो है उनके बीच की डिस्टेंस बेटा जो है वो D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर D से रिप्रेजेंट करोगे इनके बीच की डिस्टेंस, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, AD का हाफ कर देंगे, D = AD/2, और AD की वैल्यू आपने पहले निकाली √A/2, बस तो उसको डिवाइड करके निकाल दिया, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। और बेटा ये D और A के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब रेडियस के टर्म में निकालना है तो कैसे निकालोगे, एटम का बेटा जो रेडियस है जिसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके टर्म्स में निकालना है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना है कि यहाँ रेडियस कितने कितने हैं। तो देखो ये R की वैल्यू हो गई बेटा, ये 2R हो गई और ये R हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या है AD की वैल्यू है बराबर D की वैल्यू बेटा निकालनी है तो AD का हाफ कर दो, यही था ना। अगर D की वैल्यू निकालना है तो AD/2, यानी 4R/2 = 2R। और R की वैल्यू बेटा जो है वैसे कितने निकाले थे हमने, D की वैल्यू वो पुट कर दो 3/2 into A, कितना हो जाएगा R = 3/4 into A। बच्चों समझ में आया है रिलेशन, बताओ जरा, रिलेशन बेटा समझ में आया बच्चों? नंदिनी, बाकी बच्चों को आ रहा है? आज बहुत बच्चे एब्सेंट भी हो गए। यस सर। ठीक है, चलो तो अगला बेटा देखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का देखते हैं। ये आपको मैंने जो बताया बेटा, थोड़ा सा इसमें 3D का कंसेप्ट है, इसीलिए कह रहा हूँ एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक्स अगर आपके पास है तो एक बार ओपन रखो तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो तो फेस सेंटर्ड देखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है। यहाँ पर बेटा बॉडी के सेंटर पर था, अब हम देखते हैं अगर फेस हर एक फेस के सेंटर पर होगा तो उसमें बेटा रिलेशन कैसे निकलेगा, R, D और A के बीच में बेटा रिलेशन कैसे निकलेगा ये हम देखेंगे। चलो तो एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम की कोई टेंशन है क्योंकि 3D ड्रॉ करना मुश्किल होता है काफी, ठीक है। इस तरीके से फेस सेंटर्ड की बात करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फेस सेंटर्ड बेटा क्यूबिक की बात कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC बोलते हैं इसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है उसके अंदर कैसे होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या क्या डायमेंशन ले रहे हो, A इसको बोलो B, इसको बोलो C,
अब यहाँ पर बेटा देखो, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ, कॉर्नर पर तो है ही है, इसके अलावा फेस के सेंटर पर भी है। फेस का सेंटर बेटा कहाँ पर होगा बच्चों? ये फेस का सेंटर होगा मान लो, जिसको मैं लिख देता हूँ इसलिए AC, इसी हमारा डायग्राम, ठीक है। अब एटम बेटा देखते हैं कैसे है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, इस लेंथ है A, ये तो A हो गया, ये भी बेटा A के बराबर हो गया, ये चीज भी A है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स। दो एटम्स के बीच की बेटा डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स, इसको D से लिखा हुआ है बेटा D, कितनी हो जाएगी? अगर D की वैल्यू बेटा निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? देखो इसके लिए क्या करना है आपको, इस तरह के एटम्स होंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड में बेटा AC अपॉन 2, फेस सेंटर्ड के टर्म्स में निकाल रहे हैं। तो बेटा एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, और फेस के सेंटर पर अलग। तो D इक्वल टू बेटा डिस्टेंस क्या होगी, A अपॉन 2 के बीच में AC अपॉन 2, इसका हाफ करना है आपको। थोड़ा सा इसको सही से ड्रॉ करो, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड का बेटा एक बार डायग्राम में सही से ड्रॉ कर देता हूँ आपको, इस तरीके से एनसीईआरटी में सही से दे रखा है, एनसीईआरटी में डायग्राम थोड़ा सही से बनाया हुआ है। ये वाला ही ड्रॉ करता हूँ, अगर मान लो ये यहाँ पर A और बेटा ये C हो गया, ये B और ये D, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा फेस सेंटर का मतलब क्या है, देखो एक एटम यहाँ पर है, एक एटम बेटा यहाँ पर है कि नहीं, और बीच में एक और ड्रॉ करना है। स्पेस कम हो गई, डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ेगी, बस इसको बना। अब दिख रहा है बेटा, ये ड्रॉ किया, ये देखो, तो बेटा ये फेस है आपका, दिख रहा है बच्चों, AC फेस है आपका, और इस AC फेस के अंदर बेटा कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो एक ये वाला एटम कॉर्नर पर, ये बीच में बेटा फेस के सेंटर पर, ठीक है, और ये वाला जो है ये भी लास्ट पर। अब देखो यहाँ पर रिलेशन अगर बनाना चाहे बेटा तो सबसे पहले क्या कहेंगे, हमें क्या दिख रहा है, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स, यानी दो एटम्स के बीच की बेटा डिस्टेंस देखो, ये कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर, ये फेस के सेंटर पर, तो इसका मतलब बेटा D की वैल्यू क्या होगी, नेबरिंग एटम्स के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की अगर देखोगे, इसके सेंटर से उसके सेंटर तक कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, AC की हाफ हो जाएगी, ये बेटा A और C के बीच में अगर D की वैल्यू को रखेंगे AC अपॉन 2, यही आएगा AC अपॉन 2। अब AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं A के टर्म्स में। तो बेटा पहले हमारे पास आ गया D इक्वल टू AC अपॉन 2, एक चीज ये है D इक्वल टू AC अपॉन 2, ये हमारे पास है। अब हम बेटा और क्या चीज यूज करते हैं, अगर हम डायगोनल का यूज करें AC स्क्वायर, अगर इस ट्रायंगल ABC के अंदर देखें बेटा, ट्रायंगल ABC के अंदर देखो तो आपको क्या क्या दिख रहा है, BC की वैल्यू A के बराबर है और AB की वैल्यू बेटा A के बराबर है ना,
बेटा ए के बराबर है कि नहीं? तो हम ये लिख सकते हैं, इसको यही रहने दो, इसको भी ऐसे लिखा रहने दो, BC इक्वल टू AC अपॉन 2। अब हम देखते हैं ट्रायंगल्स की बात करते हैं। तो ट्रायंगल बेटा राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप देखोगे, इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बच्चों, ठीक है? और AB की वैल्यू बेटा देखो कितनी है, यहां से यहां तक एज लेंथ है, ये एज लेंथ होती है बेटा इसी यूनिट सेल की, इसी तरीके से BC भी, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। और AC की वैल्यू अगर A के टर्म में निकालेंगे तो बेटा कितनी हो जाएगी, √2A, बोलो यही आएगी, ठीक है बेटा? AC इक्वल टू √2A, ये रिलेशन आएगा हमारे पास। अब इसका हमें यूज करना है D को निकालने के लिए, तो D की वैल्यू बेटा क्या है, AC अपॉन 2, D इक्वल टू AC अपॉन 2। इस AC का अगर हाफ करते तो D की वैल्यू आ जाएगी, तो कैसे लिखोगे, √2A अपॉन 2 कर दो, ठीक है बच्चों? √2 अपॉन ये करोगे तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, अगर यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको रेशनलाइज कर दो, √2 से या तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना आता है, कितना हो जाएगा, 2A अपॉन √2, ठीक है बेटा? फेस सेंटर के लिए अगर D की वैल्यू निकालोगे तो AC अपॉन 2 करोगे तो ये आ जाएगा, या वैसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इस तरीके से करोगे तो ये आ जाएगी, बेटा 2 से 2 कट जाएगा, तो बेटा क्या रिलेशन आ रहा है, D इक्वल टू A अपॉन √2, देखो बच्चों, ठीक है? D इक्वल टू A अपॉन √2, where D is the distance between the atoms, नेबरिंग एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा उसको D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये और ये एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बेटा A हो गई आपकी एज लेंथ, ठीक है? अब एक चीज में और रह गई है, R के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, तो बेटा रेडियस ऑफ एटम के बीच में, रेडियस के बीच में देखो कैसे रिलेशन लिखना है। अगर बेटा आपको D के R के टर्म्स में लिखना हो, ये देखो यहां से यहां तक जो AC आपको दिख रही है, इसमें बेटा कितने रेडियस दिख रहे हैं, अगर R के टर्म में लिखोगे तो R प्लस 2R प्लस R, ठीक है? ऐसे ही है ना? R की वैल्यू अगर देखोगे तो क्या लिखोगे, R इक्वल टू D अपॉन 2, ठीक है? R इक्वल टू D अपॉन 2, है कि नहीं? ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में वही रेडियस के बीच में हो जाएगी, तो बेटा लिखेंगे R इक्वल टू D अपॉन 2, ठीक है? R इक्वल टू D अपॉन 2 निकाल सकते हैं हम, और D की वैल्यू बेटा अपने को पहले पता चल गई यहाँ पर A अपॉन √2, तो बेटा R की वैल्यू जो आ रही है A के टर्म में वो आ रही है R इक्वल टू A अपॉन 2 √2, कुछ नहीं किया, बस सिंपली R इक्वल टू D अपॉन 2 किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दो एटम के बीच की डिस्टेंस जो दिख रही है आपको बेटा, ये तो हो गई बेटा D, और रेडियस भी इसका हाफ ही हो जाएगा, है ना बेटा? रेडियस की वैल्यू क्या है, D का हाफ है ना, R इक्वल टू D अपॉन 2, इस तरीके से बेटा लिख सकते हैं, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, A अपॉन 2 √2। देखो बच्चों समझ में आया इतना? बोर्ड पर मैंने क्या किया है, फेस सेंटर क्यूबिक के अंदर बेटा पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल ABC को देखेंगे डायगोनल के अलोंग, फेस के सेंटर के अलोंग, तो यहाँ पर बेटा एक एटम यहाँ पर है, फेस के सेंटर पर है, एक और कॉर्नर पर है, तो AC का स्क्वायर बेटा जो होगा वो पहले AC का स्क्वायर देखो मैथमेटिकली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो गया, तो AB की वैल्यू बेटा ये है, ये भी ये है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ से बेटा AC की वैल्यू आ गई √2A, ठीक है? वैसे इतना समझ में आया बेटा? पहले AC की वैल्यू देख ली हमने, ऐसे निकाली। अब हमने देखा बेटा D को AC के टर्म में निकालना है, अगर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स को बेटा AC के टर्म्स में निकालना है
तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक AC है, जिसमें इसका रेडियस भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो हम लिखेंगे D इक्वल टू AC अपॉन 2। अगर इसका आधा कर दोगे, अगर इस पूरी D की वैल्यू को बेटा आधा कर दोगे तो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, यही D होती है। D इक्वल टू AC अपॉन A की वैल्यू बेटा रख दो √2 अपॉन, इस तरीके से सॉल्व कर लो तो A अपॉन √2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आ गया समझ में, D इक्वल टू A अपॉन √2 इस तरीके से आया। फिर बेटा उसके बाद रेडियस को निकालेंगे D के टर्म में, R और A के बीच में रिलेशन तैयार करना था, कैसे करोगे? अगर आपको रेडियस दे रखा है, ठीक है, रेडियस बेटा देखो क्या है, इसी एटम का रेडियस D के टर्म में कितना दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक की दूरी मैंने बताया ना D है, तो बेटा इसका अगर आधा करोगे तो रेडियस आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू D अपॉन 2 और D की वैल्यू आपने A के टर्म में निकाल ही रखी थी, बस पुट कर दिया, सिंपल ही निकाल लिया। बोलो बेटा आया इतना समझ में? देख लो एक बार बोर्ड पर, ये हमने बेटा जो रिलेशंस निकाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी यूज होते हैं डायरेक्टली रेडियस और एज लेंथ के बीच में, ठीक है? तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डिराइव किया ये देख लो आप लोग, अगर नहीं आ रहा तो कुछ पूछ सकते हैं, देख लो। बोलो बेटा आया समझ में? स्टेप देख लो कैसे किया है, एक एक स्टेप करके समझोगे तो आ जाएगा समझ में, मुश्किल नहीं है, थोड़ी बस मैथमेटिक्स है, थोड़ी ज्योमेट्री बेटा यहाँ यूज हो रही है। ठीक है योगेश? योगेश आया क्या समझ में बेटा? बोलो तो रिप्लाई कर दो। कुछ पूछना है बच्चों? आ गया कि नहीं आया? बोलो। आ गया बेटा? आगे कराऊं? अदिति? Yes, sir. चलो आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा कंसेप्ट क्या है हमारा? अब देखो ये जो बेटा आपने यहाँ पर तीनों के लिए जो हमने रिलेशंस पढ़े हैं, एक तो बता रहा हूँ मैं आपको, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, एक तो ये है, दूसरा बेटा पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन करेंगे हम ये देखेंगे कि कितना किसी लैटिस के अंदर कितनी स्पेस खाली होती है, कितना उसमें पैकिंग होती है, कितनी अच्छी तरीके से पैकिंग है, पार्टिकल्स कितने क्लोज हैं। तो जब उसको डिराइव कराएंगे तो उसमें ये रिलेशन का बेटा यूज होगा। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स को कैसे अरेंज कर रहे थे बेटा। तो जब वन डायमेंशन में अरेंज कर रहे थे, क्लोज पैकिंग इसको बोलते हैं। क्लोज पैकिंग जो होती है बेटा सॉलिड्स के अंदर, अगर वन डायमेंशन में देखते हैं तो कैसी दिखती है, टू डायमेंशन में कैसे दिखती है और थ्री डायमेंशन में कैसे दिखती है। तो अगर बेटा थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो मैंने वहां पर बेटा आपको दो तरीके से बताया था। टू डायमेंशन वन के अंदर तो एक ही तरीके से कर सकते हैं, सिंपल। वन डायमेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ पार्टिकल्स आप लगाते जा रहे हैं, एक लाइन है। टू डायमेंशन के अंदर बेटा दो टाइप के अरेंजमेंट थे, ये हो गया बेटा टॉपिक हमारा रिलेशन। अब देखो एक बार मैं बता देता हूं दोबारा, वन डायमेंशन में कैसे देखते थे बेटा हमने, इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन। अगर बेटा वन डायमेंशन में देखोगे तो कैसा दिखता है आपको? वन डायमेंशन का मतलब क्या है? एक एक्सिस के अबाउट। तो पार्टिकल बेटा कैसे होंगे? सिंपली इस तरीके से बच्चों दिखेंगे, इस तरीके से लाइन लगी होगी पार्टिकल्स की, ये लो, ठीक है। और एक बेटा यहाँ पर पार्टिकल जो है वो कितने से जुड़ा हुआ है? एक इधर वाला, एक इधर वाला, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। दो एटम से बेटा जुड़ा हुआ है यहाँ पर वन डायमेंशन के अंदर, ठीक है। फिर बेटा दो डायमेंशन में मैंने बताया था आपको क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। वो कैसे होगी बेटा? टू डायमेंशन के अंदर किस तरह की पैकिंग रहती है? बोलो क्या क्या नाम थे उनके? अदिति, टू डायमेंशन बेटा किस तरह की पैकिंग होती है? एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग बताई थी और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना बच्चों? कैसे टू डायमेंशन में कैसे पैकिंग आपको दिखेगी? जैसे मान लो एक तरीका तो ये है, जैसे ये है, इसके ऊपर एक लेयर ऐसे कैसे लगा दो, एक लेयर ये है, एक लेयर बेटा ठीक
नीचे। ठीक है बच्चों, इस तरह की लेयर जो है वो क्या हो गया, अदिति कैसी पैकिंग है बेटा, एक लेयर के ऊपर एक, बिल्कुल सेम, ये 2 डायमेंशन में। तो यहाँ पर आपका कैसा बन रहा है, अगर आप देखोगे एक पार्टिकल बेटा कैसे बना रहा है, स्क्वायर शेप बना रहा है। अगर इनके सेंटर्स को जोड़ोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, ये ऐसे करके कर दो, इसको ऐसे करके देख सकते हैं। एक और ड्रॉ कर देते हैं, ये देखो बेटा कैसी लेयर दिख रही है आपको, देखो स्क्वायर बन रहा है बेटा, स्क्वायर जैसा बन रहा है। एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, देखो एक, मान लो ये वाली की बात करते हैं, तो कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, है ना बच्चों, 4 से जुड़ा है तो इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग Yes, है sir. बेटा, Yes, sir. इसको बोलते हैं पहला वाला जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि स्क्वायर बनता है बेटा 4 साइड्स, 4 नेबरिंग एटम्स यहाँ पर जुड़े होते हैं। किसी भी एटम के आसपास आपको 2 डायमेंशन में अगर देखोगे तो अगर बेटा एक के ऊपर एक लेयर रखोगे तो इस तरीके से दिखेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला होता है। दूसरा बेटा कौन सी पैकिंग बताई थी, सेकंड वाली कौन सी है, इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनती है बेटा, 2 डायमेंशन में, जब आपको मैंने बताया था लेयर थोड़ी अलग हो, जैसे अगर आप एटम को रख रहे हो तो एक तो ये तरीका एक के ऊपर एक रखो, लेकिन बेटा उससे ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे रख सकते हो बेटा, अदिति इनके बीच में जो बेटा स्पेसेस हैं यहाँ पर रख दिया एटम को, इस तरीके से रखना है, इस तरीके से बेटा एटम्स को रखना है। अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है बेटा आपका, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यों बेटा, हेक्सागोनल में मतलब कितनी साइड्स होती है, इसका नाम मैंने आपको बताया था तरीका, स्क्वायर का मतलब 4 साइड्स है। यहाँ पर किसी एटम को बेटा देखो कितने एटम से घिरा हुआ है, जैसे मान लो ये वाला एटम लेते हैं, कितने एटम से बेटा घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना बेटा, 6 साइड दिख रही है सबको, सॉरी 6 एटम्स दिख रहे हैं ना, 6 एटम से बेटा जुड़ा हुआ है। कोई भी एक एटम बेटा कैसे रहेगा, इसमें 6 एटम के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बन रहा है बेटा, अगर इन सबको जोड़ दोगे, सेंटर को जोड़ दोगे तो आपको क्या दिखेगा बेटा, क्या बन रहा है, हेक्सागन बन रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है, 2 डायमेंशन के अंदर ये मैंने आपको बताया था। अब इसी चीज को बेटा इमेजिन करो, अदिति इसी चीज को बेटा इमेजिन करो, इसी क्लोज पैकिंग को अगर 3D में ले जाए, 2D की जगह बेटा अगर ये 3D में हो, है ना, क्योंकि एटम तो बेसिकली 3D ही होंगे, ये तो बस हम समझ रहे हैं एटम्स अरेंजमेंट। अगर बेटा यही चीज 3D में होगी तो आप कैसे इमेजिन करोगे, कैसे दिखेंगे वो आपको, ये देख रहे हैं आप। तो उसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है बेटा, वो तो कैसे बनती है, जब इसी चीज को 3D में लेके जाते हैं, ये बेटा जब 3D में चला जाएगा तो कैसा दिखेगा, इस तरह का बेटा स्ट्रक्चर होगा इसका। क्या बोलेंगे बेटा उसको, ये देखो ऐसा होगा बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इसके पीछे अभी ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं मैं, समझ गए ना, इस तरीके का आपको एटम्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया,
स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर बेटा 3D में लेके जाओगे तो इसको नाम पड़ जाता है, इसको बोलते हैं, क्या नाम है दीदी इसका बेटा? अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाओगे तो कैसा बनेगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग बेटा, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये नाम है बेटा इसका। बच्चों आ रहा है समझ में? इसका नाम है सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है बेटा, इसको बेसिक क्यूबिक पैकिंग भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, या इसी को एक नाम और लेयर बाय लेयर देखोगे तो आपको पता है एक के ऊपर एक लेयर चल रही है बेटा, तो इसी को क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक, ठीक है, या ए टाइप। इस ए का मतलब क्या है? अदिति इसमें बेटा जितनी भी रो आपको दिखाई दे रही हैं सारे एटम्स बेटा एक ही जैसे अरेंज किए हुए है कि नहीं, है ना बेटा? इसमें सारे एटम एक के ऊपर एक है, एक जैसी लेयर से सारी जितनी भी लेयर उठा के देखोगे सब एक जैसी है। ए ये वाली है, नीचे वाली मान लो ये ए है, इसके ऊपर ये भी ए होगी, एक और होगी तो वो भी ए होगी, इस तरीके से बेटा लेयर्स होगी, है ना? तो इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग लिखते हैं। बोलो बच्चों आया बेटा समझ में इतना? ये बनता है स्क्वायर वाले से इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब हेक्सागन वाले में बेटा क्या होगा? इसके दो तरीके हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटा दो तरीके से होती है, दो टाइप के आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे। कौन कौन से? देखो दो टाइप कौन कौन से उनको समझना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अदिति यहाँ पर बेटा दो तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो लेयर है इसमें आपको दिख रहा है कि एक लेयर ऐसी है, एक लेयर ऐसी, एक लेयर ऐसी है, तो बेटा एक तो तरीका क्या है कि आप इनको जब फिल कर रहे हो तो इनके गैप्स के ऊपर रख दो। जैसे मान लो ऊपर वाले जो गैप्स हैं इसके ऊपर एक लेयर रख रहे हो, जैसे ये लेयर नीचे की तरफ सोचो 2D में, अब इसके ऊपर बेटा मैं रख रहा हूँ एटम्स को, है ना दीदी? तो एक बेटा क्या तरीका है, जैसे ये एटम रखा है इसके ठीक ऊपर रख दो बेटा, ठीक है साक्षी? इस एटम के ठीक ऊपर बेटा मैंने ये एटम रखा है इस तरीके से, या तो ये तरीका है, या फिर बेटा कैसे रख सकता हूं? दूसरा क्या तरीका है, ये देखो दूसरा तरीका दिखा रहा हूं, ध्यान से अगर समझ में आए तो देखना। इस तरीके से करता हूं, ये देखो एक तरीका बेटा ऐसे है, ठीक है ना? दिख रहा है बच्चों? देखो तो एक तरीका तो बेटा है कि एग्जैक्टली उसके ऊपर रख दो, ऐसे कैसे उठा के, जब आप ऐसे कैसे उठा के बेटा रखते हो उसमें तो कौन सा अरेंजमेंट बनेगा आपका? जैसे ए लेयर है फिर बी लेयर है कि नहीं? उसके बाद फिर ये आ जाएगी और फिर बी आ जाएगी, है ना बेटा? तो कैसा होगा देखना एक बार, 3 डायमेंशन में आपको 2D में दिखा पाऊंगा, 3 डायमेंशन बेटा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। 2D में समझो आपको कैसा दिखाई देगा बेटा, इस तरह की लेयर्स नजर आएगी, दिख रहा है? इस तरह का बेटा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको क्या बोलोगे? एबी टाइप क्लोज पैकिंग, ठीक है? एबी टाइप क्लोज पैकिंग, या इसी को नाम दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दो तरह के बन रहे हैं, उसमें से एक आप देखो, एक बन जाते हैं HCP और एक बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है? फेस सेंटर्ड वाला। चलो दिखाता हूँ, एक तो एबी टाइप हो गया बेटा, और दूसरा कौन सा हो गया? एक ये वाला हो गया, और दूसरे टाइप का कौन सा बनेगा? देखो आपको कैसा दिखाई देगा, ऐसे करके लेयर दिखाई देगी, तो बेटा ये लेयर ए है मान लो, ये बी और ये सी, है ना बच्चों? उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू होगी,
फिर रिपीटिशन शुरू हो जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पर 2, फिर तो बेटा कौन सी किस टाइप का दिख रहा है आपको? ए बी सी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया, 3 अलग अलग लेयर दिखाई दे रही है, तो इसको बोलते हैं ए बी सी टाइप क्लोज पैकिंग। यहां पर बेटा जो इस साइड पर रिपीटिशन हो रहा है वो 2 लेयर के बाद, यानी ए और बी, ये ए है मान लो, ये बी है, फिर ए आ गया, है ना बच्चों? तो इसको, इसमें क्या है, 2 लेयर के बाद ही रिपीटिशन हो रहा है, जबकि उसमें बेटा रिपीटिशन कब हो रहा है? 3 लेयर के बाद चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग अगर देखोगे तो बेटा ये 2 टाइप की होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 2 टाइप की डिफरेंट है। एक है प्लेसिंग ओवर, ये वाला कब होता है? प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, और ये वाला है प्लेसिंग थर्ड लेयर, इसको बोलते हैं प्लेसिंग। ये कब बनता है? जब थर्ड लेयर बेटा आप क्या करो, जब थर्ड लेयर को बेटा सेकंड लेयर के ऊपर चढ़ा दोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, इस तरह का बेटा अरेंजमेंट आएगा। और ये वाला कब है? प्लेसिंग सेकंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर। ठीक है, बोलो बेटा, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इसमें नाम भी मैं बता देता हूं किस तरह के हैं। ये ए बी जो बेटा इसको बोलते हैं, इसको नाम रखा गया है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में है ना। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर ये भी तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। बेटा ये 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ये वाला जो नीचे ड्रॉ किया है तो 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। 3D में इसको क्या बोलोगे? एबीबी टाइप को बेटा एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। और बेटा ये वाला एबीसी, इसको क्या नाम दिया गया है? अगर 3D में देखोगे तो उसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बेटा नाम पर ध्यान देना बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी। तो बेटा ये 2 टाइप के हो गए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में जो है बेटा वो 2 टाइप का हो गया। मैं लिख देता हूं 2 डायमेंशन में। यहां पर बेटा जो है इसको जब आप 3D में लेके जाओगे, 3D के अंदर बेटा तो 2 टाइप का हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है बच्चों, 3D में जाके 2 टाइप के हो गए, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको बोलते हैं एचसीपी 3 डायमेंशन में, और एक सीसीपी। बोलो बेटा समझ में आया सुजाता? 3D में बेटा कंसेप्ट है थोड़ा, उसको इसी तरीके से ही समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहां पर अब बेटा टाइम हो गया आज का, कल हम वॉइड्स की बात करेंगे। वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, वॉइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी यहां पर जो क्लोज पैकिंग मैंने आपको बताई है ये बेटा एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना बच्चों। ठीक है, जिनके पहले से कंप्लीट है वो अपलोड कर दो। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर।